शाहिद साहब, एक बड़ा सीक्रेट वेपन ईरान के पास हो भी है सकता जो है अभी सर। तक आम लोगों नो, को पता मतलब नहीं है। इसमें रैशनल है, हो भी सकता है, कर भी सकता है। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। एक तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जानते हैं और अब बाबुल मंदब को भी आप जी जानते हैं। जी एंड इफ यू रिकॉल, शाहिद अहमद खान साहब 3.5 साल पहले एग्जैक्टली मैंने आपको ये नक्शे दिखाए थे और आपको बताया था कि ये किस तरह से प्रॉब्लम एरियाज होंगे और ये ट्रबल पॉइंट्स होंगे। बट एक आपको नई चीज दिखाते हैं हम पूरे ये मिडल ईस्ट रीजन की। अब आप ये देखें, जी इसको आप अपनी स्क्रीन पे अगर आपको नजर आ रहा है तो जी ये आपको आपको क्लियर आ रहा है नजर, शाहिद साहब? जी, ठीक है ये ठीक है। सारी इंटरनेट की और डेटा केबल्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर से जा रही हैं और जी ये बड़ा ठीक है। शैलो वाटर है। आपको पता है दिस इज लेस देन 1000 मीटर्स। और तभी तो उस पे मिनी उनकी मिजेट सबमरीन चल रही हैं और अमेरिकन डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स नहीं जा सकते वहां पे। तो जी ईरान जो है वो इट कैन डिस्टर्ब दिस। अगर वो ये डिस्टर्ब कर देता है तो पूरे वेस्ट एशिया का, मिडल ईस्ट का, इंडिया का अ, यानी जो केबल सिस्टम है, जो इंटरनेट सिस्टम है, दैट विल गो आउट एंड डेटा इट विल बी सेंटर, रूइंड। डेटा सेंटर डेटा बेसिकली। सेंटर तो बेस्ट, इसका मतलब है पूरी बैंकिंग और फाइनेंशियल इंडस्ट्री जो है वो आपकी कोलैप्स कर जाती है। जब ये ब्लॉकचेन्स। सिचुएशन होती है तो अमेरिका को तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमेरिका के एलाइज जो हैं वो तो स्टोन एज में चले जाएंगे। शायद साहब, व्हाई इज अमेरिका पुशिंग विद इट? देखिए स्ट्रेट का जो ये पहले तो ये देखे ना कि ये जो स्ट्रेटजीज जो आप सारी बात कर रहे हैं और ईरान की जो इसमें स्ट्रेंथ है वो यही है कि वो पिछले 20 25 30 साल से उनके जहन में और उनके ये की पॉलिसी से मतलब ये कि वो दे हैव बीन एक्सेप्टिंग दैट, राइट। उनका ये उनको नहीं मालूम, ये नहीं था कि मालूम नहीं था ये होगा या नहीं होगा। दे न्यू दिस इज गोइंग टू हैपन, राइट। So when it's going to happen, it was not, decided कि कब होगा ये। और पिछले जितने भी अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं उनका ईरान के बारे में पर्सपेक्टिव तकरीबन एक जैसा ही रहा है। लेकिन बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजन जो हम अभी बता रहे हैं और उसके अलावा मल्टीपल और रीजन जो हैं, उसकी वजह से किसी भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने ईरान पे अटैक करने का अपने तरीके से उसको कंटेन करने के लिए जो पॉलिसीज रही हैं वो रही हैं। अब आप जो ये बात कर रहे हैं केबल की, आई मीन देयर आर मल्टीपल केबल्स। आई मीन ऑफ कोर्स ये केबल नहीं होगी तो किसी और तरफ से केबल आएगी, होगी, वो प्रॉब्ली पैरेलल सिस्टम्स आर एस्टैब्लिश्ड। लेकिन बात ये है कि अगर ये केबल डिस्ट्रॉय हो गई तो हमारा जो रीजन है पाकिस्तान का और वो इंडिया का, वो सारा जो रीजन है वो तो is going to be very disturbed. I'm sure there are satellites and there are stuff like that. दूसरी चीज़ें भी अवेलेबल हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और अभी तो ये भी नहीं मालूम कि स्ट्रेट के जो डीप डाउन वहाँ पे किस किस्म की ईरान ने चीज़ें लगाई हुई हैं जो कि कुड बी मेजर डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। और वो तो सारी चीज़ें बिल्कुल सामने हैं और आ रही हैं, बिकॉज देर आर इवन अवेलेबल है ऑन द इंटरनेशनल सिस्टम्स के भी ईरान के पास इस किस्म की तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं और दीज माइंस कैन बी वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो लेकिन मुझे बहरहाल इन सब तमाम बातों के बावजूद मुझे ऐसा लगता है कि अगले 3-4 दिन के अंदर अंदर इसका कोई फैसला होने वाला है, कोई बेहतर सूरत। बड़ी अच्छी बात है शाहिद साहब, पूरी दुनिया चाहती है कि पीस हो जाए, हर सेंसिबल आदमी चाहता है। लेकिन मैं आपसे असल में अली एंड जॉन, आप दोनों से माजर साथ, शाहिद साहब बड़े सीनियर आदमी और आज आ ही गए हैं, तो मैंने कहा इनसे जरा मैक्सिमम सवालात कर ले, हमें कुछ इंसाइट तो मिलेगी। तो शाहिद साहब, असल में अमेरिका की जो स्ट्रेंथ थी वो उसके एलाइज की थी, वो उसका होल्ड था मुख्तलिफ इदारों के पास, चाहे यूएन हो, चाहे WHO हो, चाहे UNHCR हो, चाहे इवन वर्ल्ड वाइड फंड हो एनिमल्स का। तो अब कनाडा को आपने नाराज कर दिया है, यूरोप को आपने नाराज कर दिया, ग्रीनलैंड को आपने नाराज कर दिया, नेटो आपसे नाराज है, मेक्सिको आपसे नाराज है। मिडल ईस्ट जो है इस वक्त वो डबल माइंडेड है कि जनाब अमेरिका की दोस्ती हमें गले तो नहीं पड़ गई कहीं आके, हमारी किंगडम्स बजाय बचने के खतरे में तो नहीं पड़ गई। सो ऑल ऑफ दैट आई थिंक, और जो है आप 28वां दिन है आज ईरान के साथ आपको। सो यहाँ पे पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक स्ट्रीट लैंग्वेज वाली बात कर रहा हूँ। आप प्लीज मेरी कम इल्मी को बुरा ना मनाइएगा।
लोग अब ये सवाल करते हैं अगर ईरान से लड़ने में अमेरिका को इतना टाइम लगता है तो चाइना से लड़ सकता है, या चाइना और रशिया अगर मिले हो तो उनके मुकाबले में उसकी क्या पावर होगी। सो द क्वेश्चन इज कि अमेरिका का जो एक हवा था ना, वो बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो रहा है इस सारी चीज में। इससे मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ इस बात से। अमेरिका की जो स्ट्रेंथ है वो अमेरिकन डिप्लोमेसी है। अमेरिका की स्ट्रेंथ बूट्स ऑन ग्राउंड इज द सेकेंडरी। तो अमेरिकन डिप्लोमेसी इस वक्त इज काइंड ऑफ शैटर्ड। और जो एलाइज थे मिडिल ईस्ट को, तो देखिए मिडिल ईस्ट के पास तो कोई चॉइस नहीं है ना, और अमेरिका के साथ नहीं खड़े होंगे तो कहाँ जाएंगे। उनकी तो मॉनार्कीज हैं। तो पाकिस्तान के साथ तो अमेरिका हमेशा से है, लेकिन बहरहाल इस वक्त थोड़ी लेकिन यह है कि वो मिडिल ईस्ट में तो खैर उनके पास कुछ लाइक साहब आपको मैं एक बात बताऊं, शुड आई गिव यू अ ब्रेकिंग न्यूज। अभी जॉन हुसैन है, वो उनसे मैंने पूछा नहीं है, कंफर्म हो जाएगा। कतर ने रीच आउट किया है ईरान को और उन्होंने कहा है कि हमारे ऊपर हमला मत करो, हम तुम्हारे ऊपर अब किसी हमले में शरीक नहीं होंगे और अमेरिका को यहाँ ऑपरेट नहीं करने देंगे। जॉन प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बताएं जरा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। कल मोस्टर साहब मैं कह रहा था कि एक मुल्क टूटने वाला है, पूरे मीडिया में मैंने बोला था एक मुल्क टूटने वाला है, जरा देखिएगा। कतर जो है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क शाहिद साहब, कतर अपेरेंटली इस वक्त आपसे दूर हो गया मिडिल ईस्ट में से। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट? कतर के जो प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी कुछ 3-4 दिन पहले आई है, एंड ही इज गिविंग ए ऑल टुगेदर डिफरेंट पर्सपेक्टिव। और वो जो लार्जर स्कीम में वो ये समझते हैं कि ये जो रीजन में इसमें जो मुसलमान कंट्रीज हैं उनको लड़ाने के लिए सब कुछ हो रहा है, राइट। ही सेड इट एंड ही अपील टू द कंट्रीज कि भी हम आपस में ना करें। लेकिन इवेंचुअली तो ये चीज़ें अब सामने भी आएंगी, लेकिन इसका नुकसान कतर को भी होगा और ज़ाहिर है और बाकी मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को भी होगा। लेकिन अमेरिका में अभी देखें, अभी बहुत ये मुश्किल अनप्रडिक्टेबल एक गवर्नमेंट है अमेरिका में, जिसके बारे में कोई राय देना वो कोई इतना आसान नहीं है। कल को कोई बात होती है, आज कोई और बात होती है, 2 दिन बाद कुछ और पर्सपेक्टिव होता है। तो पीपल डोंट ट्रस्ट। शाहिद साहब मैं आपको एक बात बताता हूँ। लेट मी टेल यू समथिंग एज अ सिटीजन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड। हमने जब भी अमेरिका को देखा है ना, हमने हमेशा ये बिलीव किया है कि वहां से नॉलेज आई है, हमें इंफॉर्मेशन आई है, वहां से हमें डायरेक्शन आई है, गाइडेंस आई है। अमेरिका नहीं वर्ल्ड पावर हो गया, हमने उससे सीखा बहुत कुछ और सीख रहे हैं। लेकिन सडनली पिछले 1 महीने में कई इंस्टेंसेस आते हैं कि ब्लूमबर्ग, न्यूयॉर्क टाइम्स हमें बता रहे हैं कि नहीं हमारे सदर ने वो नहीं हुआ जो हमारा सदर क्लेम कर रहा है। अगर कह रहा है 8 टैंकर जाएं या 10 टैंकर अमेरिका आए तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई टैंकर नहीं आए। तो जब अमेरिकन प्रेसिडेंट को अमेरिकन मीडिया कह रहा है कि यार ये गलत बयानी कर रहे हैं, तो सडनली हमने जितना भी एक इंप्रेशन बनाया होता है आपके मुतालिक वो तितर बितर हो जाता है। शायद साहब देखिए, इसमें तो बिल्कुल आप सही कह रहे हो। जो अमेरिकन मीडिया भी ये कह रहा है, सेनेट के फ्लोर पे भी यही होता है, सी स्पैन पर भी आप देखें तो उस पर भी यही कॉन्वर्सेशन हो रही होती है। कुछ जो हमारे न्यूयॉर्क टाइम्स के और जो इस किस्म के और हाई एंड जो हमारे जर्नलिज्म के जो आइकॉन्स हैं, उन्होंने तो बल्कि स्पेसिफाई किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कितनी मर्तबा झूठ बोला है। CNN पे भी ये कॉन्वर्सेशन होती है, तो इसमें तो आर्गूमेंट कोई नहीं है बिल्कुल। ये इसी वजह से अब ये सारी जो इसमें जो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी जो मजरू हुई है वो इन्हीं चीज़ों की वजह से है ना। अमेरिका से बाकी वो जो आप कह रहे हैं ना कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एजुकेशन जो अमेरिका से आती है वो तो मेरा ख्याल है इट विल कंटिन्यू। लेकिन ये है कि ये जो पीरियड इस वक्त गुजारना जो है ना, वो अमेरिका के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी अब मुश्किल होता जा रहा है। अब हम तो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द मिड टर्म इलेक्शन व्हिच इज गोइंग टू बी इन नवंबर, व्हिच इज टू फार डाउन द रोड एनीवे। तो उस वक्त कुछ पॉसिबिलिटीज हैं कि डेमोक्रेट्स टेक द हाउस बैक एंड वी मे गेट द सेनेट बैक एज वेल। तो फिर वो वाइट हाउस के मकीन का जरा मुश्किल हो जाएगा, जिस तरह से वो ऑपरेट कर रहे हैं उनके लिए नहीं मुमकिन होगा। लेकिन फिलहाल अभी अली कादर, योर 2 सेंट्स ऑन दिस। सर बिफोर आई स्टार्ट मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा था शाहिद साहब से। शाहिद खान साहब से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपने अभी कहा ड्यूरिंग योर कॉन्वर्सेशन के 4-5 दिन में एक्सपेक्टेड है
कि ये सारी चीज थम जाएगी? ये किस ग्राउंड्स पे आपने बात की है? कोई आपके पास इंफॉर्मेशन है, कोई ऐसा प्रेशर है जिसकी वजह से आपको नजर आ रहा है? देखिए, मैं वर्ल्ड अफेयर्स काउंसिल के बोर्ड पर हूँ और हमारी ये कॉन्वर्सेशन वर्ल्ड अफेयर्स का बहुत मेजर रोल है इन फॉर्मेशन। तो वो हमारी जो कॉन्वर्सेशन है और जो मेरे जो ताल्लुक हैं, और मोस्ट रिसेंटली मेरा वाशिंगटन डीसी का जो विजिट है, उससे मुझे इस किस्म की चीज़ें मेरे सामने आ रही हैं कि इस किस्म कि ये होगा और होने वाला है। और वैसे अगर ये तो एक बेस्ड ऑन जो मेरे पास है, लेकिन उसके अलावा आप खुद भी सोच लें ना, इसके अलावा क्या चाह रहा है, व्हाट कैन हैपन, व्हाट एल्स कैन हैपन। आप देखें ना, किसी अमेरिका इज लुकिंग फॉर मीडिएटर्स कि जो इसको बात को किसी तरफ पहुंचाएं और इस जंग को ख़त्म कराएं। तो और इसके अलावा क्या हो सकता है? ईरान इज गोइंग टू कम लाइक फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड दे विल कम अप विद लाइक दे ऑलवेज डू इन द पास्ट। वो एक 100 पॉइंट का एजेंडा लेकर आएंगे और उसमें वो देखेंगे कौन क्या उनकी फेवर में है, उसमें वो नेगोशिएट करेंगे। तो दे आर इन पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इस टेबल पर। तो वो बहरहाल वो हो तो जाएगा, लेकिन ये है कि मुझे लगता है ज्यादा ईरान की टर्म्स में होगा। इसमें शायद साहब चाहिए उनको, बस मेरा ख्याल है उनको पहली बात तो ये चाहिए कि हम पे दोबारा अटैक नहीं होगा अगर ये एग्रीमेंट हम कर लें। और न्यूक्लियर वाला जो उनका सिलसिला है, वो मेरा नहीं ख्याल है वो इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में, जितने वो ज़्यादा नेशन बिल्डिंग और न्यूक्लियर पावर को अपने लोगों के लिए उनके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, ना कि एक न्यूक्लियर डिवाइस बनाना, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना। आई थिंक ऑलरेडी एग्रीइंग ऑन दैट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। लेकिन वो एक ऐसी सूरत हाल हुई और प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऐसा सक्ड इन, आप मार्को रूबियो के बयान देखिए ना, आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बयान देखिए, उसमें भी लगता है कि ही वाज काइंड ऑफ डिस्कनेक्ट। वो अब जो तरीका बना रहे हैं कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का, वो जो उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, वो ऐसे लगता है ही वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन, व्हिच इज ट्रू। वो दो लोगों ने बैठकर, और अब तो ये भी सामने आ रहा है टकर कार्लसन को अगर आप सुने, कि इजराइल की तरफ से अमेरिकन इंटेलिजेंस को इंफॉर्मेशन तो दी जा रही थी, वो अपेरेंटली टेंटेड इंफॉर्मेशन थी, दे वर नॉट द रियल इंफॉर्मेशन। तो फिर दूसरा सवाल ये है कि ये अमेरिका की जो इतनी पावरफुल इंटेलिजेंस सिस्टम है और ये एजेंसीज हैं, और दुनिया का मोस्ट पावरफुल ये एक मल्टीपल इंस्टीट्यूशन बन के जो एक इंस्टीट्यूशन बनता है अमेरिकन इंटेलिजेंस का, वो इजराइल का कैसे वो एक्सेस थी कि उन लोगों तक पहुंचे और वो इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड करे और मेक देम बिलीव कि इजराइल की इंफॉर्मेशन अमेरिका की इंफॉर्मेशन से बेहतर है। तो दिस इज द क्वेश्चन। आई मीन देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन, लेकिन वो जैसे ह्यूमन बीइंग जिस तरह फैसले करते हैं, वो एक कमरे में बैठ के हम उन दो लोगों ने कहा बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो प्रोबेबली अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो लोग हैं जो वेट करते हैं सारी इंफॉर्मेशन को, उनको बाईपास करके went to the Oval Office through Netanyahu। अली एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, मैं आपको बता दूं, फिर आप उसके ऊपर कमेंट कर लीजिएगा। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ब्रिटिश मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं, उनके इजरायली वजीर आजम से टेलीफोनिक बात हुई जिसमें खासा तनाव था, और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक ईरान जंग को बहुत आसान बताकर ट्रंप को इसमें शामिल करवाने पे जेडी वैंस ने नेतन्याहू को झाड़ा, बहुत जबरदस्त झाड़ा है। और जेडी वैंस ने इल्जाम लगाया कि नेतन्याहू ने ईरान में रजीम चेंज के इम्कानात पे हद से ज्यादा खुशफहमी दिखाई, और अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने नेतन्याहू को कहा कि ट्रंप को जो ख्वाब दिखाए गए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। और अब बरतानवी मीडिया का कहना है इस टेलीफोन कॉल के एक दिन बाद इजरायली मीडिया ने गुफ्तगू से मुतालिक गलत खबर दे रही है कि वैंस ने फलस्तीनियों पर इजरायली आबादकारों के तशद्दुद पर नेतन्याहू को झाड़ पिलाई है। और व्हाइट हाउस ने शक जाहिर किया कि इजराइल ने जेडी वैंस को बदनाम करने के लिए कहानी गढ़ी है। और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनेई की शहादत के बावजूद ईरानी रजीम के इक़्तिदार पर गिरफ्त मजीद मजबूत हुई है, और जेडी वैंस ईरानी जंग को ख़त्म कराने के लिए मुज़ाकरात की क़यादत कर रहे हैं। अली, योर टेक। सर इसमें एक अर्ज करूं, जो शाहिद साहब की बातों से मैंने अक्स किया, इसमें दो चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं।
पहला ये कि प्रिंसिपली ईरान बड़ा क्लियर है, आप हमले रोकेंगे वो हमले रोक देगा, आप हमले करते रहेंगे, हल्के फ्रेंडली फायर भी करेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा। अमेरिका अपनी गारंटी तो दे सकता है और ये 4-5 रोज में जो शायद साहब कह रही हैं ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन इजराइल की गारंटी अमेरिकन भी नहीं दे सकते। और इजराइल पे मैं आखिर में सवाल पूछूंगा शायद साहब से, वो एक बड़ा मेरे जहन में बड़े अरसे से है, मुझे आज काबू आए हैं शायद साहब, और उनको मैंने ये बिल्कुल सवाल पूछना था, वो आखिर में पूछा जाएगा। अभी मैं सिर्फ सर ये कह दूं कि इजराइल ने अटैक नहीं रोकना तो ईरान नहीं रोकेगा, और जब तक ये दोनों साइडों से अटैक जारी रहेंगे ट्रूस नहीं होगा। ट्रूस होगा तो नेगोशिएशन की डेवलपमेंट होगी। सो इस पूरी चीज को अमली जामा पहनाने के लिए इनको सबसे पहले इस्राइल के गले में पटा डालना पड़ेगा, और वो मुझे नहीं पता कि कितनी पावरफुल और लेजिटिमेसी है ओवल ऑफिस की और उनके कहने सुनने में है नेतन्याहू और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, अभी तक तो नहीं नजर आ रही। हम जब डाल उसने देंगे। आज सुबह आपको पता है कि फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट इशू की है बड़ी स्ट्रॉन्ग के, कल पाकिस्तान जी एम्बेसी वो के जी पास बिल्कुल बिल्कुल, और वो राइटली तो बिल्कुल फॉरेन ठीक ऑफिस हुई ने है। कहा है कि ये पाकिस्तान है, कतर नहीं है, आइंदा ऐसी गलती की तो हम तुम्हें ईंट से ईंट बजा देंगे इजराइल। सर देखें, जो है ना, शायद अमेरिका के काबू तो ना आए, पाकिस्तान के काबू आ जाए इजराइल, हाँ, लेकिन मकसद कहने का ये है कि जब तक ये अटैक जारी रहेंगे आप इस नेगोशिएशन को किसी जगह पर भी नहीं लेके जा सकते। इसके लिए सबसे पहले आपको अमेरिका से भी पहले इजराइल को रोकना पड़ेगा। उसने जीरो रिस्पेक्ट दी है यूएस प्रेसिडेंट को ड्यूरिंग दैट 5 डे सीजफायर। उसने उसी तगो दो से, अच्छा अब मैं आपको एक इंटरनल न्यूज दे दूं। प्रॉब्लम क्या हुई है इजराइल के स्लो अटैक होने की, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है, उनके इंटरसेप्टर्स, ये मुझे जॉन शायद इसके ऊपर मुझे कोई गाइड कर सकते हैं, उनके इंटरसेप्टर खत्म हो गए हैं। उन्होंने क्योंकि जंग जारी रखी थी फलस्तीन से गाजा में, जो उन्होंने जुल्म ढाए हुए थे, उनका इतना एमुनेशन वहां पर यूज हो चुका है कि अब उनके पास बाय द टाइम वो सप्लाई चेन आएगी उसके बीच में गैप आ गया है। अच्छा, गैप इजराइल नहीं अफोर्ड कर सकता, बिकॉज जब अब ईरान हिट कर रहा है तो देयर इज नो इंटरसेप्टर बिकॉज दे डोंट हैव इट। इसके ऊपर ये बड़ी कंफर्म बात आपको मैं बता रहा हूं, और ये बकायदा इसके ऊपर उन्होंने कल एक हंगामी मीटिंग भी की है कि इसकी अटरमोस्ट कोशिश की जाए कि यूक्रेन से उनको कोई सप्लाई मिले और वो इसको हैंडल करें, जो क्योंकि ये ईरान के लो कॉस्ट ड्रोन्स जो है वो उनके लिए दर्द सर बने हुए हैं। नंबर 2, मैं सिर्फ एक चीज इसमें ऐड कर दूं, बिल्कुल अमेरिका को नुकसान है कम्युनिकेशन से, कैसे नहीं है उसकी वजह मैं आपको बता दूं। उसके तमाम कॉल सेंटर इंडिया, पाकिस्तान और इस रीजन के अंदर है। उसकी तमाम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहां से तैयार हो रही है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अमेरिका को हिट ना लगे। अमेरिका को इतनी बड़ी हिट लगेगी क्योंकि वो बिलियंस ऑफ डॉलर के सॉफ्टवेयर इंडिया से, पाकिस्तान से और इधर यूएई से, मिडिल ईस्ट से तैयार करके लेके जा रहा है बिकॉज ऑफ द चीप लेबर। उसको अमेरिका के अंदर वो बारे में नहीं पढ़ रहे थे सॉफ्टवेयर, उसकी कॉल सेंटर इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, उसकी सॉफ्टवेयर आप बिल्डिंग, अच्छा पूरा एआई का सिस्टम इस रीजन में बन रहा था जो इंटेलिजेंस का, उसमें इलोन मस्क के भी स्टेक्स हैं। सो कहने का मकसद ये है कि अगर कल को ये कम्युनिकेशन हिट होती है तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट से ज्यादा अमेरिका को नुकसान होगा, बिकॉज अमेरिका के बेहद स्टेक्स इधर मौजूद है। उससे बड़ा उसको ड्रॉबैक क्या हो गया है, हीलियम जाती थी कतर से ताइवान, कोरिया और जापान, वहां पर ट्रांसफॉर्मर्स उनके तैयार होते थे, उनके चिप तैयार होते थे, वो पूरी इंडस्ट्री वक्ती तौर पे होल्ड पे चली गई है। जॉन कुछ कहना चाह रहे हैं, बड़ी देर से बेचारा जॉन जी, जो है मैं सिर्फ ये बात, और जॉन से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये इसराइल की जो खबर आई है कि उनके पास उनकी वेपनरी में काफी शॉर्टेज आ गई, इज इट ट्रू? यस यस एब्सोल्युटली, एक रिपोर्ट है, मैं कोट मैं डाला। हेलो जी सर, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो जी, आवाज आ रही? जी मैं कह रहा हूँ एक रिपोर्ट आई है, मुझे भी याद। जी जी, मुझे एक रिपोर्ट आई है इनकी अपनी भी, कि जिसमें लिखा हुआ है कि इजराइल के अपने जो इंटरसेप्टर्स हैं वो भी आई थिंक दो हफ्ते के उस पे रह गए हैं, थर्ड के और पेट्रियट के, नॉट इजराइल के अपने, एब्सोल्युटली यही के जो अपने वो 2 हफ्ते के रह गए हैं। ये सबसे बड़ा, और 90 देखें
कहा जाता है, अभी एक रिपोर्ट तो आई है कि 75% तो कंज्यूम हो गए हैं, राइट, और टोमाहॉक मिसाइल्स भी उनकी 90% तक कंज्यूम हो गई हैं तकरीबन, और उनकी जो सिस्टम्स हैं उनको बाइफिकेट करना पड़ा है, ना सिर्फ इजराइल के और उसके कॉन्टेक्स्ट में, बल्कि साउथ कोरिया से और ताइवान में जो सिस्टम्स लगाए हुए ना, वो उठा के जो लेके आ रहे हैं, उसमें भी अब इतनी कमी आ गई कि अमेरिका बिल्कुल भी मेंटेन नहीं कर पा रहा। मतलब एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गई है इनके लिए थैड और पेट्रियट के सिस्टम्स, आई थिंक सो। अच्छा, देखिए शायद साहब जी, ऑब्वियसली इनकी जो ये तो डिप्लीट हो रही है ना, इनकी जो सप्लाई वो भी एक सर्टन लिमिटेशंस है उसकी, रेथियन की, वो जितने इंटरसेप्टर बना सकते हैं वो, ये इसकी तो प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती इतनी ज़्यादा ना, जिस तरह से ये इस्तेमाल हो रहा है, इट्स इम्पॉसिबल। और मेरा ख्याल है इनकी जो ईरान की स्ट्रैटेजी भी यही है कि इनकी जो स्टॉक पाइल है इसको डिप्लीट किया जाए, और डिप्लीट करने के साथ बात तो फिर एक सिचुएशन बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। तो इस गोज विदाउट सेइंग कि इतने तो स्टॉक पाइल कभी थी भी नहीं इनकी ना, इंटरसेप्टर्स की, और अब तेजी से ये डिप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि ये अंदाजा था इतना ज्यादा कि ये ड्रोन्स भी हमें पैट्रियट मिसाइल्स के साथ वो अटैक करना पड़ेगा, यूटिलाइज करना, और बाकी जो कुवैत और दुबई और ये दूसरे कंट्रीज के पास जो। अच्छा शाहिद साहब, आपको मैं एक बात पे इंटरजेक्ट करूं जरा, मैं आपको दिखा दूंगा